वेलकम बैक ऑन लॉ टिप्स विद सपना। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक सोशल टॉपिक है। हमारे टॉपिक का नाम है भारतीय महिला अधिकार संरक्षण। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में स्त्री, महिला या नारी चार स्तंभ के रूप में कार्य करती है। हमारे जीवन को संवारती है। माँ, जो हमें जन्म देती है, हमारी परवरिश करती है, हमें संस्कार देती है। बहन, जो हमारे साथ खेलती है और हमारे अंदर शेयरिंग की फीलिंग डेवलप करती है। पत्नी, जो हर सुख और दुख में हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलती है। बेटी, जो हमें प्यार और स्नेह देती है। परंतु इन सब के बावजूद स्थिति विपरीत बनी जा रही है। आज महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। तो आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके साथ भारतीय नारी के अधिकार और संरक्षण के कुछ पहलुओं पे चर्चा करूंगी। राइट नंबर फर्स्ट, सीआरपीसी सेक्शन 46। सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पूर्व किसी भी महिला की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर उस महिला ने कोई सीरियस ऑफेंस किया है तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। राइट नंबर सेकंड, किसी भी महिला की गिरफ्तारी और तलाशी किसी महिला पुलिस के द्वारा ही ली जाएगी। राइट नंबर थर्ड, किसी रेप विक्टिम की एफआईआर किसी महिला अधिकारी के द्वारा ही लिखी जाएगी और उसके बयान भी किसी महिला अधिकारी के द्वारा ही लिखे जाएंगे। राइट नंबर फोर, जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर में कोई भी पुलिस स्टेशन में एसआई या एसएचओ आपकी एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता। वह ये नहीं कह सकता कि वह अपराध जो आपके साथ हुआ है वह उसके क्षेत्र अधिकार में नहीं है, यानी कि उसकी जुडिक्शन में नहीं आता है। उसे आपकी एफआईआर लिखनी पड़ेगी। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो आप आईपीसी के सेक्शन 166A में उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। राइट नंबर 5, सीआरपीसी सेक्शन 26। किसी भी रेप विक्टिम की ट्रायल और इंक्वायरी किसी महिला के जज के द्वारा ही की जाएगी। राइट नंबर 6, आईपीसी सेक्शन 228A के अकॉर्डिंग किसी भी रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ना ही उसकी आइडेंटिटी को प्रिंट किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए आईपीसी में उसे 2 साल तक का कारावास विद फाइन का प्रोविज़न दिया हुआ है। राइट नंबर 7, सेक्सुअल हरेसमेंट। किसी फीमेल को फिजिकल कांटेक्ट बनाने के लिए ऑफर करना, प्रपोज करना, या किसी फीमेल के ऊपर कोई अश्लील टिप्पणी करना, या किसी फीमेल की एक्सेप्टेशन या सहमति के बिना उसको पोर्नोग्राफी वीडियोस दिखाना आईपीसी के सेक्शन 354A में आता है। और इसके लिए आईपीसी के सेक्शन 354A में 3 ईयर्स तक का रिग्रियस इम्प्रिजमेंट विद फाइन का प्रोविज़न दिया हुआ है। राइट नंबर 8 आईपीसी सेक्शन 354C है, जिसमें हमें बताया हुआ है कि यदि कोई महिला कोई प्राइवेट एक्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल वो बाथरूम में कपड़े चेंज कर रही है, नहा रही है, और कोई व्यक्ति उसे ऐसा करते हुए देखता है या उसकी फ़ोटो खींचता है, तो वो फिर आईपीसी के इस सेक्शन में कवर होता है। और यदि वह व्यक्ति ऐसा अपराध फर्स्ट टाइम करता है तो उसे 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक का इम्प्लीजमेंट विथ फाइन, यदि सेकंड टाइम करता है तो 3 ईयर्स से लेकर 7 ईयर्स तक विथ फाइन का प्रोविज़न आईपीसी के सेक्शन 354C में दिया हुआ है। राइट नंबर 9, 354D हमें बताता है स्टॉकिंग के बारे में। किसी भी महिला को पीछा करना, किसी भी महिला के साथ कोई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करना, उसके वार्न करने के, उसके मना करने के बाद भी उसका पीछा करना, उसे परेशान करना, या फ़ोन के माध्यम से, ईमेल या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से उसका स्टॉकिंग की जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को फर्स्ट टाइम के लिए 3 ईयर्स तक का इम्प्लीजमेंट विथ फाइन, और अगर सेकेंड टाइम वो ऐसा करता है तो 5 ईयर्स तक का इम्प्लीजमेंट विथ फाइन दिया जाएगा। राइट नंबर 10, आईपीसी सेक्शन 509। किसी भी महिला की मॉडेस्टी को इंसल्ट करना
यानी किसी महिला को आप कोई गंदे इशारे करके बता रहे हो, दिखा रहे हो, कोई उस पर अश्लील कमेंट पास कर रहे हो, कोई एक्ट अश्लील करके उसे दिखा रहे हो, तो वो आईपीसी के सेक्शन 509 में कवर होता है। और उसके लिए आईपीसी में 3 इयर्स तक का इम्प्रिजमेंट एंड फाइन दिया हुआ है। राइट नंबर 11, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वर्किंग प्लेस एक्ट 2013। ये एक स्पेशल एक्ट है जिसमें कि अगर कोई वर्किंग प्लेस पे किसी महिला के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्टिविटी हो रही है तो आप इस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। राइट नंबर 12, आईपीसी सेक्शन 494। अपने जीवन साथी के जीवन काल में यदि आप किसी और स्त्री या पुरुष के साथ शादी करते हैं यानी कि पुनर्विवाह करते हैं तो उसके लिए आईपीसी का सेक्शन 494 में आपको 7 साल तक का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने शब्द यूज़ किया है विवाह शादी। यदि आपका जीवन साथी किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है तो फिर यह सेक्शन उसको कवर नहीं करता है। राइट नंबर 13, आईपीसी सेक्शन 498A, हस्बैंड या उसके रिलेटिव के द्वारा किसी फीमेल के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर यदि आप कोई क्रूल्टी करते हैं, उसे मारते हैं या उसके साथ कोई टॉन्टिंग करते हैं, उससे दहेज की डिमांड करते हैं, तो फिर आईपीसी के सेक्शन 498A में यह ऑफेंस है और इसके लिए 3 वर्ष तक का कारावास और फाइन का प्रोविज़न दिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि घरेलू हिंसा से प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास एक स्पेशल एक्ट भी है जिसे हम डीवी एक्ट बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट को 2005 में लॉन्च किया गया था महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें साझा गृहस्थी में रहने वाली महिलाओं के बारे में बताया गया है। साझा गृहस्थी यानी एक छत के नीचे रहने वाली हर महिला इस एक्ट में कवर होती है। वह पत्नी भी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, माँ, बहन और बेटी भी हो सकती है। यानी आप किसी भी महिला के साथ साझा गृहस्थी में एक छत के नीचे कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, उसके साथ कोई शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना उसे देते हैं, उसको कार्य करने से रोकते हैं या उसकी आज़ादी को छीनने की कोशिश करते हैं या उसको आप घर खर्च में या उसके खर्चे के लिए आप उसे फाइनेंशियली उसे सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर यह जो एक्ट है उसके अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो आईपीसी का सेक्शन हमने अभी डिस्कस किया था क्रूरल्टी का 498A जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उसमें जमानती आपको जो जमानत है वो आपको सीधी मजिस्ट्रेट से लेनी पड़ेगी, कोई भी पुलिस अधिकारी आपको जमानत नहीं देगा इसमें। एंड सेम ये जो डोमेस्टिक वायलेंस में अगर आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल होता है तो ये भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कोई भी पुलिस अधिकारी इसमें आपको जमानत नहीं देगा। इसके लिए आपको मजिस्ट्रेट के सामने जाके जमानत के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा आता है राइट नंबर 40, समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, इस आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, अपनी पूरी क्षमता से कर रहे हैं, आपके साथ कोई पुरुष है, वह भी वही कार्य कर रहा है, सेम वर्क कर रहा है, सेम वर्क प्लेस पे कर रहा है और आपके साथ आपकी सैलरी पे किसी भी तरह की कोई पार्शियलिटी की जाती है, तो फिर आप इस एक्ट के थ्रू उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। राइट नंबर 15, राइट नंबर 15 हमें महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार से संबंधित प्रोविजन देता है। सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यानी कि बेटी अपने पिता से अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांग सकती है या कोई भी बहन अपने भाई से पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से की मांग कर सकती है। अधिकार नंबर 16 यानी राइट नंबर 16, दहेज। दहेज आज हमारे समाज की एक ऐसी बुराई है जिसमें हर लड़की को होके गुजरना पड़ता है। इसके लिए स्पेशल कानून भी बनाया गया है, स्पेशल एक्ट है जिसका दहेज निषेध अधिनियम 1961 सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 हमें बताता है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। यदि कोई व्यक्ति दहेज देता है या लेता है
तो उसे 5 साल तक का इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन दिया जा सकता है और यह फाइन 15,000 रुपये का होगा। इसी अधिनियम का सेक्शन 4 हमें बताता है कि दहेज की डिमांड करना भी एक अपराध है और यदि कोई व्यक्ति दहेज की डिमांड करता है तो उसको 6 महीने से 2 साल तक का कारावास दिया जा सकता है और फाइन में उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना देने के लिए कोर्ट कह सकती है। राइट नंबर 17 आईपीसी सेक्शन 304B, यानी दहेज के लिए आप किसी महिला को मार देते हैं या उसे मारने का प्रयास करते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 304B में आपको 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का दंड दिया जा सकता है, यानी मिनिमम 7 ईयर्स एंड मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट आपको दिया जा सकता है प्लस फाइन। राइट नंबर 18 जो है वो कस्टडी से है। आपका डिवोर्स केस चल रहा है, अब आप परेशान हैं कि आपके बच्चे की कस्टडी किसको जाएगी, तो मैं यह बताना चाहती हूँ कि बच्चा अगर 5 साल से छोटे उम्र का है 5 ईयर से, चाहे वो गर्ल है या बॉय है, तो उसकी कस्टडी माँ को जाएगी। और अगर बच्चा 5 साल से ऊपर की उम्र का है तो फिर उसमें बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट देखा जाएगा। कोर्ट ये देखेगी कि उस बच्चे की कस्टडी किसको दी जाए, माता को या पिता को, कौन उसकी परवरिश बेस्ट तरीके से कर सकती है। यदि बच्चा 9 साल का है या 9 साल से ऊपर का है तो बच्चे की राय कोर्ट ले सकती है कि बच्चा अपने किस पेरेंट के साथ रहना चाहता है। राइट नंबर 19, अगर आप सिंगल मदर हैं और आपको ये टेंशन है कि आपके बच्चे के एडमिशन में आपको पिता का नाम देना होगा, तो मैं यह बताना चाहती हूँ कि सिंगल मदर भी अपने बच्चे का एडमिशन सिर्फ अपने नाम के आधार पर करवा सकती है, यानी आपका सिंगल नाम, माता का नाम ही अपने बच्चे के एडमिशन के लिए पर्याप्त है, उसे पिता के नाम की आवश्यकता नहीं है। राइट नंबर 20, यदि कोई अभिभावक, कोई पेरेंट्स अपनी नाबालिग बेटी का विवाह कर देते हैं तो वह बेटी जब मेजर होती है, बालिग होती है, तो दूसरा विवाह करने का अधिकार रखती है। यह अधिकार उसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत दिया गया है, क्योंकि नाबालिग जो विवाह होता है 18 वर्ष से पहले जो विवाह किया जाता है वो विवाह मान्य नहीं है, वह विवाह शून्य है, वॉइड है, उस विवाह का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आई होप आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो भी ऐसी किसी सोशल टॉपिक पे डालूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।